कुछ पश्चिमी यूरोप के देश कहते हैं कि हम ही यूरोप हैं, पूर्व तो वैसे ही है। पूर्व वाले कहते हैं कि हम असली शुद्ध यूरोप हैं। टर्की कहता है हम यूरोप हैं, तो वो लोग कहते हैं नहीं नहीं, तुम तो मुसलमान हो तो तुम यूरोप नहीं हो। जीसस को स्वयं देखने वाला कोई गवाह मौजूद नहीं, समकालीन नहीं, आज तक नहीं है। कहानियों में लिखा है, जितनी भी वो 4 गॉस्पेल हैं मैथ्यू वगैरह की, जो वहाँ का शासक है, सरल भाषा में कहते हैं, वो बहुसंख्यकों के रिलीजन का संरक्षक है। भारत का राष्ट्रपति हिंदू धर्म का संरक्षक नहीं, और वो सांप्रदायिकता विरोधी बिल ले आई जिसमें ये प्रावधान था कि कहीं भी दंगा हो तो हिंदुओं को ही दोषी माना जाएगा। लक्षित हिंसा अधिनियम। हाँ, चंचल किस्म के कलमुहे बांदर हैं, जैसे समाजवादी हैं, उत्पाती, कम्युनिस्ट हैं, ये एकदम घातक हिंसक है ना, बलात्कारी, व्यभिचारी, अपहरणकर्ता, फिरौती मांगने वाले, हत्यारे। जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्मू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं आपके साथ निधीश गोयल करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। आज हमारे साथ में है प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज जी, एक बड़े समाज वैज्ञानिक और कभी पराधीन नहीं रहा भारत से लेकर के अद्वितीय समाज शास्त्र तक अनेकानेक पुस्तकें भारत के विविध प्रकाशक समूहों ने आपकी छापी हैं। और चाहे बात करें राम मनोहर लोहिया की, बात करें जेपी की, आप उन सब से जुड़े रहे, और न केवल जुड़े रहे बल्कि इस तरीके के विविध शिखर पुरुषों का आपको सानिध्य प्राप्त हुआ। और हम तो आपको नाम से नहीं बल्कि गुरुजी यही कहकर पुकारते हैं, क्योंकि आपका शिष्यत्व जिसे प्राप्त हो वो अपने आप में धन्य अनुभव करेगा। गुरुजी, आज का जो विषय है भारत की राजनीतिक व्यवस्था, क्योंकि ये बात आती है उधर कौटिल्य से, जिन्हें हम चाणक्य और विष्णुगुप्त कहते हैं, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा, और जिस पैटर्न पे वो चीज आगे बढ़ी। लेकिन आज भारत में चाणक्य नीति की नहीं, विदुर नीति की नहीं, या और नीचे जाए तो कणिक नीति की नहीं, बल्कि इटली के मैकियावेली की बात होती है। पॉलिटिकल साइंस में, राजनीतिक शास्त्र में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में उसको पढ़ाया जाता है। तो ऐसे में भारत की जो मूल राजनीतिक व्यवस्था है वो कैसे समाचीन रहेगी, कैसे वो न केवल वो दुनिया को कैसे सिखाएगी यदि वो खुद अपने ही आदर्शों से नहीं सीख पाएगी। तो आज का विषय हमारा भारत की राजनीतिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, क्या उसमें कमी है और किस प्रकार उसे पूरा करें, क्या चल रहा है प्रस्तावना। नहीं, इसके लिए ये जरूरी है कि सबसे पहले ये समझ लें अच्छे से, जो इसमें रुचि रखता हो इस विषय में, कि भारत की वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था क्या है जी। हो क्या रहा है कि प्रायः लोग इसका विवेचन नहीं करते कि जो है वो क्या है, बल्कि यहाँ से शुरू हो जाते हैं कि आदर्श व्यवस्था क्या है, भारतीय क्या है, यूरोपीय क्या है ना। तो ये क्या है जो है, पहले उसको देखना चाहिए। तो जो भारत की वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था है वो एंग्लो क्रिश्चियन स्टेट सिस्टम है ना। अंग्रेजों ने जिस प्रकार की व्यवस्था बनाई थी, हालांकि उन्होंने पूरी तरह इंग्लैंड में जो व्यवस्था है वो नहीं बना पाए थे यहाँ, क्योंकि उनको डर था। दूसरी जगह जिस प्रकार से उन्होंने लूट मार सरलता से कर ली, पूरी की पूरी जाति मतलब समाज से है, पूरे समाज को नष्ट कर दिया, जैसे अमेरिका में जी, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, वैसा यहाँ उनकी हिम्मत नहीं हुई। इसलिए नहीं कि ये बहुत बड़ा है, बल्कि इसलिए कि यहाँ के लोग बहुत वीर थे और ये वो बहुत जल्दी जान गए। तो यहाँ की जो वीरता है, क्योंकि उनको हर अन्याय पर काफी प्रतिकार हुआ उनका बड़ा, और प्रतिशोध भी हुआ, तो इससे वो डर गए। और टाइम नहीं था, उनकी योजना तो अंत तक यही थी कि हम पूरे भारत को ईसाई बना देंगे धीरे धीरे, लेकिन वो चरणबद्ध चल रहे थे, क्योंकि इतनी तैयारी भी नहीं थी। और एक दूसरी बात जो जानने योग्य है कि यूरोप के विषय में भी और इंग्लैंड के विषय में भी पहले हम भारतीय कुछ भी नहीं जानते लगभग, बस एक चालू जो अखबारी भाषा है उसमें बात करते हैं, है ना। जैसे यूरोप नाम केवल 100 साल 150 साल पुराना है। 19वीं शताब्दी में पहली बार आया और लगभग 20वीं शताब्दी से उसके सर्वसम्मति बनी है। चूंकि 1876 में जर्मनी के राष्ट्रपति थे बिस्मार्क, उन्होंने कहा था कि यूरोप नाम की कोई चीज नहीं है। यानी 1876 तक यूरोप के लोग, जिन्हें आज यूरोप कहा जाता है, उसके प्रमुख लोग यूरोप को नहीं मानते थे। तो 1876 यानी 20वीं शताब्दी से 24 साल पहले, ठीक बात है। इसका मतलब वस्तुतः यूरोप 20वीं शताब्दी ईस्वी का उत्पादन है, रचना है। और आज भी यूरोप के विषय में सर्वानुमति नहीं है, पर वो विषय बदल जाएगा, इसलिए बहुत लंबा नहीं बताते। ठीक है, सार ये है कि यूरोप क्या है, इस पर यूरोप के लेखकों में भी आज भी सर्वानुमति नहीं है ना, किसको यूरोप माना जाए।
कुछ पश्चिमी यूरोप के देश कहते हैं कि हम ही यूरोप हैं, पूर्व तो वैसे ही है, पूर्व वाले कहते हैं कि हम असली शुद्ध यूरोप हैं। लोग, टर्की कहता है हम यूरोप हैं, तो वो लोग कहते हैं नहीं नहीं, तुम तो मुसलमान हो तो तुम यूरोप नहीं हो। तो एक अपने नाम और संज्ञा के प्रति भी वो लोग जागरूक नहीं है, एक बात। ठीक। दूसरी बात, जो उन्होंने नया शुरू किया है, जो भारत में भी अभी नकल में आ गया है, वो ये कि जो राजा हो या शासक हो, वो पहले अपनी वैलिडिटी जिसे कहते हैं, अपनी प्रामाणिकता या अपने होने की पुष्टि धर्म या रिलीजन के नाम से करता था कि मैं फलाने धर्म का अनुयायी हूँ, है ना। बाद में इन लोगों को लगा, चूंकि यूरोप के हर देश में, हर इलाके में रिलीजन के नाम पे लोगों को, हिंदुओं को कल्पना भी नहीं हो सकती कि रिलीजन के नाम पे क्या क्या हुआ। माने नृशंस अत्याचार, उत्पीड़न, अमानवीयता, भयंकर, पैशाचिक। तो लोगों को, यानी यूरोप के जो प्रबुद्ध लोग हैं, उनको क्रिश्चियन रिलीजन से घृणा हो गई, चिढ़ हो गई। लेकिन तब तक उसका नेटवर्क इतना बड़ा था कि उस नेटवर्क से निकलना आज भी पूरी तरह संभव नहीं हुआ। गांव-गांव, मोहल्ले तक, पेरिश कहते हैं, पेरिश मतलब मोहल्ले के पादरी होते हैं, वो एक तरह के गुप्तचर होते हैं, एजेंट, जासूस, है ना। आप क्या खा रहे हैं, कैसे सो रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। तो मध्ययुग जिसे वो लोग कह देते हैं, अब मिडिल एज, उसमें तो वो पूरी तरह भयंकर गुप्तचर थे और एक तरह से कठोर वो भी थे, अत्याचारी, नियंत्रण करता। अब तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन अभी भी उनका असर है। तो रिलीजन से जब उनको लगा कि ये रिलीजन तो बड़ी बदनाम चीज है, क्रिश्चियनिटी बहुत नहीं, तो पहले पूरे यूरोपीय क्षेत्र को क्या कहते थे, क्रिस्टेंडम। यूरोप नाम था ही नहीं, 19वीं शताब्दी तक इसे क्रिस्टेंडम कहते थे। क्रिस्टेंडम, है ना। तो क्रिस्टेंडम बदनाम हो गया, ये तो कोई बड़ी भयंकर चीज है, अमानुषिक चीज है, स्त्रियों में आत्मा नहीं होती ये कहना, और बाकी मनुष्यों को मनुष्य नहीं मानना, चुने हुए थोड़े से लोग ही दैवी हैं, डिवाइन हैं, बाकी सब तो ऐसे ही हैं, है ना। मासेज हैं, मासेज आम आदमी का मतलब होता है तुम जैसे सरसों के दाने थाली में रखे हुए हैं, वो आम आदमी है, और बाकी हम उसका इस्तेमाल कर लेंगे, छौंक बघार सब्जी कुछ भी बनाना। आम आदमी बहुत ही डेरोगेटरी, बहुत ही अपमानजनक, बहुत ही तिरस्कार सूचक शब्द है। हिंदुओं के, भारतीयों को तो ये भी नहीं पता। किसी को आम आदमी कहने का मतलब तुम तुच्छ हो, गए गुजरे हो, कूड़ा हो, है ना। तो फिर उन्होंने सोचा कि ये जो रिलीजन यानी क्रिश्चियनिटी है, वो रिलीजन एक को ही जानते थे, क्रिश्चियनिटी को। तो क्रिश्चियनिटी बहुत ही गंदी चीज, बदनाम हो चुकी है, रहना तो है, इसको संभालना है, ठीक है, लेकिन अब इसको नया शब्द दें। तो उन्होंने एक यूरोपा नाम की देवी की कोई बात थी जिब्राल्टर के आसपास, उसके बारे में कहानी गढ़ी कि ये यूरोपा जो है वही हमारी देवी है, और इसलिए इसको यूरोप नाम कह दो, है ना। अब ये यूरोप नाम आज तक सर्वानुमति नहीं है। जैसे भारत के विषय में कम से कम हिंदुओं में सर्वानुमति है, किस देश का नाम भारत है ना। मुसलमानों में नहीं है, मुसलमान हिंद विंद कहते हैं, कुछ जो अंग्रेजी परस्त लोग हैं वो इंडिया पिंडिया के चक्कर में पड़े, लेकिन साधारण भारतीय को पता है कि ये भारत है। यूरोप के लोग यूरोप के विषय में निश्चिंत नहीं है, तो ये जानना। दूसरी जो मैं महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ वो ये कि जब चर्च था तब भी ये था कि चर्च के जो प्रीस्ट हैं, पादरी हैं, वही सब कुछ हैं, वो बताएंगे कि आप कैसा जीवन जिएं, क्योंकि उन्होंने जीसस को अपना आदर्श बनाया। जीसस हुआ या नहीं, इस पर स्वयं यूरोप में बहुत विवाद है, शायद जीसस कभी पैदा ही नहीं हुआ, क्योंकि पहली बार 2री शताब्दी ईस्वी में ये कहा जाने लगा कि वो आया था मसीहा और चला गया, लेकिन जीसस को स्वयं देखने वाला कोई गवाह मौजूद नहीं है, समकालीन नहीं, आज तक नहीं है। कहानियों में लिखा है, जितनी भी वो 4 गॉस्पेल हैं, मैथ्यू वगैरह की, मार्क की, मैथ्यू की, जो भी गॉस्पेल हैं, उसमें ये तो कहानी किस्सा है, उसका नाम भी गॉस्पेल है, यानी समाचार, खबर, न्यूज, गुड न्यूज। गॉस्पेल का अर्थ होता है गुड न्यूज, अच्छी, लेकिन वो वर्णन नहीं है। जैसे रामायण वर्णन है, वाल्मीकि उस समय मौजूद है, महाभारत वर्णन है, क्योंकि वेदव्यास उस समय मौजूद है महाभारत के समय, समकालीन। हाँ, तो गॉस्पेल जो है वो वर्णन नहीं है, वो किस्सा है, कहानी है। खैर, तो उसमें उन्होंने एक मॉडल रचा अपनी सुविधा से कि जीसस जो है वो गडेरिया है, शेफर्ड है, और हम सब जो हैं वो उसकी भेड़ें हैं, शीप्स हैं, है ना। तो हमारा गडेरिया है जीसस और हम सब उसकी भेड़ें हैं, तो गडेरिया जिधर हाँकेगा उधर जाएंगे। ये एक उन्होंने मॉडल रचा। ये उनके अपने मन की कल्पना थी, वो चाहते थे लोगों पे कंट्रोल करना। ऐसा नहीं है कि कोई सचमुच जीसस गडेरिया है, जीसस को किसी ने देखा ही नहीं, तो जो जैसा शासन चाहता है वैसे रच लेता है। तो उन्होंने ये बातें फैलाई कि जीसस हम सब का गडेरिया है और हम सब भेड़े हैं। फिर प्रकारांतर से वो स्वयं भी, हर पादरी, जो बड़ा पादरी है, वो अपने को गडेरिया मानने लगा, हम जीसस के प्रतिनिधि, और समाज को भेड़ है, यानी वही आम आदमी अर्थात भेड़,
ठीक है। और नेता या उनका शासक जो है वो गडेरिया है ना, शेफर्ड। ये उनका एक रूपक बन गया। राइट। संस्कार वही थे, लेकिन अब इन्होंने खासतौर से जब वो फ्रेंच क्रांति और बहुत सारे दार्शनिक हुए अच्छे, यूरोप के हिसाब से बहुत अच्छे थे, चाहे बाल्टेयर हों चाहे रूसो हों, जो भी, तो उन लोगों के कारण ये पुरानी मान्यता, जैसे कि स्वयं बर्टन रसल ने कह दिया कि मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ, वाई एम नॉट ए क्रिश्चियन, मैं क्रिश्चियन क्यों नहीं हूँ, पुस्तक ही लिख दी, भाषण है उनका एक, है ना। यूरोप के सभी बड़े दार्शनिक और वैज्ञानिक अपने आप को कहते भी रहे क्रिश्चियन डर के मारे, क्योंकि पहले जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्रिश्चियनिटी की मान्यताओं का जरा भी विरोध किया उनको बड़ी सजा, किसी को मृत्युदंड सुनाया गया, फिर माफी मांग लिया तो छोड़ दिया, गैलीलियो को सजा दी गई, आर्किमिडीज को सजा दी गई, सजा सबको दी गई। तो न्यूटन स्वयं, अब न्यूटन पर जो पुस्तक आई है कि न्यूटन स्वयं क्रिश्चियनिटी में बिल्कुल श्रद्धा नहीं रखता था, लेकिन ऊपर से उसे कहना पड़ता था कि हम दिखाना पड़ता था। हाँ, दिखावा था। हाँ, मजबूरी है, क्योंकि उनका बहुत ही भयंकर तंत्र है। तो ये जो लोग हैं, इन्होंने जो रचना रची, इसमें एक तो रिलीजन को साथ में अपनी लोकेलिटी से यानी भौगोलिक क्षेत्र से जोड़ दिया, और वो सारे भौगोलिक क्षेत्र हमारे प्रदेशों के बराबर हैं। जैसे इंग्लैंड समझ लीजिए मध्य प्रदेश के बराबर है, या छत्तीसगढ़ के बराबर है, ग्रेट ब्रिटेन मिला के पुराने मध्य प्रदेश के बराबर होगा, कोई फ्रांस राजस्थान के बराबर है, जर्मनी, ये सब छोटे छोटे भारत के एक प्रदेश के बराबर यूरोप के सारे राष्ट्र हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने फिर, दिमाग तो वही था कि गडेरिया शासक जो हो, जो नियंत्रण करता हो, वो शेफर्ड है, गडेरिया है, चरवाहा है, वो बाकी सब जो है वो पशु हैं, है ना, भेड़ें हैं या गाय हैं या कुछ भी, बैल है जो समझ लो, भैंस है। तो उन्होंने शासन का तंत्र तो वही रखा, लेकिन चूंकि झगड़े हो रहे थे बीच में, पादरी लोग चाहते थे हमारी प्रभुता चले, और ये एक नई भावना जो फैली, तो इन्होंने राष्ट्रवाद जो है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नेशनलिज्म करके एक नेशन इकाई, नेशन का सही अर्थ होगा जाति जी, है ना, नेशन का राष्ट्र अर्थ नहीं होता, नेशन का, इसीलिए शुरू में बंगाल में नेशन का सही अनुवाद होता था जाति। सारे बांग्ला में आज भी उसको जाति ही कहते हैं, जाति स्वाभिमान, जाति ये गौरव, मतलब राष्ट्रीय गौरव। तो एक एक जाति ने एक एक नेशन बना लिया, मुख्य जाति जो थी, जैसे कि अगर इस्लाव हैं तो उन्होंने, फिर बाद में उनमें आपस में भी लड़ाई हुई तो 2-3 इस्लाव बना गए, चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया, ये इस्लाव नामक जाति के ही राज्य हैं, ठीक है। इसी तरह है जर्मेन जाति जो थी, जो हूण है, हूण से ही जर्मन बना, उन्होंने जर्मनी बना लिया। गाल नाम की जाति थी, जो फ्रैंक भी अपने को कहते थे, उन्होंने फ्रांस बना लिया। तो एक एक जाति अपने बहुमत से बना ली, बाकी को थोड़ा रहने दिया लेकिन थोड़ा दबाया बहुत, ठीक। तो ये जो नेशन बने हैं, ये एक जाति का जिस इलाके में वर्चस्व है उसके नाम पर बने हैं। एक तो ये हुआ नेशन स्टेट, ये लोग नहीं जानते, तो ये नेशन को ही राष्ट्र कहते हैं। कास्ट और जाति बात, हाँ, अगर आप यूरोप की नकल में चलते रहे तो भारत में जितनी प्रमुख जातियां हैं सबके अलग अलग नेशन बन जाएंगे आगे चल के, ये समझना चाहिए। ब्राह्मणों का नेशन और क्षत्रियों का नेशन और अहीरों का नेशन और तेलियों का नेशन और कुर्मियों का नेशन, 1000 नेशंस बना देंगे भारत, समस्या आ जाएगी इस मॉडल में। खैर, तो ये जो लोग जानते नहीं, तो उन्होंने जो नेशन स्टेट की बात की, तो चूंकि वहाँ बहुत अच्छे दार्शनिक भी हुए, चाहे वो बाल्तेयर हों चाहे रूसे हों, हीगल और कांट तो खैर दार्शनिक थे, लेकिन उन्होंने भी कुछ बातें कही, क्रिश्चियनिटी की रक्षा की भी कोशिश की, और जो सामने जब उनका ज्ञान बढ़ा तो उसकी सीमा पर भी संकेत कर दिया। उसके बड़े तरीके निकाले गए कि किसी तरह रिलीजन की रक्षा भी हो जाए और इसके परे भी चले जाएं। तो अंत में उन्होंने कहा कि भाई जो रिलीजन है ये तो चर्च संभालेगा, जरा वैयक्तिक चीज है आपकी आस्था, और स्टेट जो है वो सेकुलर रहेगा। सेकुलर का अर्थ है कि वो लौकिक रहेगा, भौतिक रहेगा, यानी आपकी खान पान, रहन सहन, है ना, देख रेख, रक्षा, पुलिस व्यवस्था आदि को संभालेगा। राइट। तो ये सेकुलरिज्म शब्द, यूरोप का कोई भी राज्य घोषित रूप से सेकुलर नहीं है। सेकुलर वहाँ ये विशेषण चला है कि एक लौकिक और एक डिवाइन, माने दिव्य। डिवाइन का ठीक अनुवाद इसलिए नहीं हो सकता कि वो अलग विषय हो जाएगा, क्योंकि उनके यहाँ दिव्यता की या चेतना की वैसी कोई बात नहीं है, वैसी कोई परिभाषा ही नहीं है जो कि भारत में है ना। राइट। तो इसलिए असल में उनके शब्द ज्यादातर अंग्रेजी के ही बोलना चाहिए। तो एक डिवाइन रहेगा और एक सेकुलर रहेगा, ये है। तो डिवाइन वो है जो रिलीजियस है ना,
और बाकी सेकुलर वो हैं जो भी आप खान पान रहन सहन भाषा आदि करते हैं। जैसे यहाँ पर मैं बताता चलूं अपने दर्शकों को कि ये जो भारत की राजनीतिक व्यवस्था, ये आज का हमारा विषय है, उसमें ये जो गुरुजी भी जो बता रहे हैं वो इसीलिए बता रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत की राजनीतिक व्यवस्था जहां से चल रही है, जब तक उनको नहीं जानेंगे तब तक भारत की वर्तमान को जान नहीं पाएंगे और उसको सुधार भी नहीं पाएंगे। जी। तो ये नेशन स्टेट में उन्होंने जो किया, अब यहाँ पर बहुत संक्षेप में मैंने बताया है जानबूझ के कि बहुत संक्षेप में, तो उन्होंने अब ये नया कोशिश की कि जो शासक हैं वो उस पूरी इकाई के, पूरे इलाके के प्रतिनिधि हैं। जैसे चर्च कहता था कि हम पूरा जो हमारा संप्रदाय है, जो कैथोलिक है, तो हम उसके सबके प्रतिनिधि हैं, हम ही बताएंगे। प्रोटेस्टेंट का पादरी कहता था कि हम प्रोटेस्टेंट चर्च जो भी उसके अनुयायी हैं, सबके प्रवक्ता हम ही हैं। तो ये जो नेशन स्टेट बना, इसमें भी शासकों ने क्या कर दिया कि हम जो हैं वो पूरे इलाके के प्रतिनिधि हैं। जैसे अगर इंग्लैंड है तो जो इंग्लैंड का शासक है वो संपूर्ण इंग्लैंड का प्रतिनिधि है, ठीक है ना। इसमें बड़ी चतुराई थी कि जो हमसे गलती भी हो वो इंग्लैंड की गलती मानी जाए, ठीक है, जो हमारे दोष हैं वो इंग्लैंड के दोष माने जाएं। और दावेदारी बहुत बड़ी थी कि हमारा पूरा राष्ट्र, तो ये जो मॉडर्न नेशन स्टेट है इसमें शासक अपने आप को पूरे नेशन का प्रतिनिधि बताता है ना। होता तो कभी नहीं है क्योंकि ये असंभव है ना। हमारे जो भारतीय तरीका है चीजों को देखने का वो ये है कि भाई राजा जो भी अच्छा या बुरा काम कर रहा है उसके लिए कहेंगे फलाना राजा अच्छा है, हाँ, ढिकाना राजा अच्छा है, राज्य को नहीं कह देंगे, ठीक है, राजा अच्छा है। हाँ, जैसे युधिष्ठिर बहुत अच्छे सम्राट हैं या विक्रमादित्य सम्राट हैं तो विक्रमादित्य की विशेषता बताएंगे, पूरे राज्य की नहीं बताएंगे, है ना। और ये क्या, या भरत थे तो भरत बहुत महान थे, ये नहीं कहेंगे कि पूरा भारत ही महान था। भारत में एक से एक पापी, दुष्ट सभी लोग रहेंगे, अच्छे भी रहेंगे। तो भारतीय जो ज्ञान दृष्टि है वो घटनाओं को, वस्तुओं को और मनुष्यों को भी यथावत वर्णन करती है, ठीक है, जैसे है वैसा बता। हाँ, जैसे राजा अच्छा है तो राजा को श्रेय देंगे, मोदी जी अगर अच्छे शासक हैं तो मोदी जी अच्छे शासक है, ये नहीं कि भाजपा अच्छी है। हाँ। भाजपा को अलग से प्रमाण देना पड़ेगा। जैसे भाजपा का नाम लेकर के आपने दर्शकों का मूड जो है उधर ला दिया है। नहीं, तो जैसे कांग्रेस है तो कांग्रेस में नेहरू अगर है तो पूरे कांग्रेस का प्रतिनिधि नहीं है, ठीक है, नेहरू के बहुत से विरोधी कांग्रेस में थे और नेहरू और कांग्रेस दोनों पूरे देश के प्रतिनिधि नहीं हैं क्योंकि देश के बहुत से लोग उनके विरोधी थे। ये है भारतीय दृष्टि। और आधुनिक दृष्टि क्या है, ये नेशन स्टेट वाली, कि जो शासक है वो उस समय अपने को सारे देश का प्रतिनिधि मानता है। अच्छा, इसको आप थोड़ा उसको मानो, इसके लिए उन्होंने उपाय ये निकाला, साथ में वहां बहुत से आंदोलन भी हुए। जैसे पहले स्त्रियों में आत्मा नहीं है ये मानते थे, पसली से निकली है, पीठ की पसली। हाँ, वो तो उसका दर्शन हुआ, अभी दर्शन नहीं, जैसी भी निकली है स्त्री मौजूद है ना, हाँ, ठीक है, तो वो उसको पर्सन नहीं मानते थे कि ये कोई व्यक्ति है, स्वतंत्र व्यक्ति सत्ता है। 20वीं शताब्दी में उन्होंने पहली बार, उसमें परसोना केस चले हैं इंग्लैंड में बहुत से, उसके बाद निर्णय हुआ कि नहीं भाई ये भी एक पर्सन है, इसकी अपनी भी संपत्ति हो सकती है, इसका अपना भी निर्णय हो सकता है, बच्चा किस स्कूल में जाए ये माँ बताए तो उसको भी हक है। तो पहले तो पिता सब निर्णय करता था सारी बातों का। तो इसके बाद फिर उन्होंने मताधिकार के लिए बहुत बहुत आंदोलन किया। ये शांतिपूर्ण आंदोलन जो है ये मुख्यतः यूरोप की ही चीज है। ये जो बड़े बड़े धरने प्रदर्शन आंदोलन होते हैं आजकल भारतवर्ष में, ये यूरोप की नकल है, क्योंकि किसी समाज को अपनी साधारण बात के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़े, इससे ये पता चलता है कि वो समाज बहुत दयनीय दशा में है, बहुत दमित है। क्योंकि जो जिसके पास अधिकार है वो तो धरना नहीं करता। जैसे मान लो भारत में अंग्रेजी चलनी है तो अंग्रेजी के लिए कोई धरना प्रदर्शन नहीं हुआ, शासकों ने एक दिन में निर्णय लिया अंग्रेजी चल रही, है ना। आपने तिब्बत को कह दिया कि चीन कब्जा कर ले, तो आपने तो जनमत संग्रह नहीं कराया, बिल्कुल कर दिया। तो जो बड़े बड़े निर्णय हैं वो शासक स्वयं लेते हैं। जहां लोगों को आंदोलन करना पड़े, उससे ये पता चलता है कि ये समाज दमित है, बहुत ही दीनहीन बना दिया गया है, शासकों के सामने इसकी कोई हैसियत नहीं है, गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है, तो कभी कृपा करके ये मांग मान लेते हैं, कभी नहीं। उदाहरण के लिए गौरक्षा के लिए करोड़ों लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, बिल्कुल, है ना, 1947 से, और बड़ी बड़ी पार्टियां आई जो गौरक्षा के आंदोलन में शामिल थी और उन्होंने आज तक गौरक्षा नहीं की। इसका मतलब आंदोलन से कभी कोई महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय नहीं होते, मैं बताना ये चाह रहा हूँ, है ना। तो शांतिपूर्ण आंदोलन से वहां स्त्रियों ने बहुत संघर्ष किया, तपस्या की, अंत में उनको भी मताधिकार दे दिया गया। आंदोलन से लोगों की छोटी छोटी बातें बड़ी मुश्किल से शासक मानते हैं, ठीक है। तो फिर वहां मताधिकार आ गया, तो जिसे वो एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं, हर बालिग व्यक्ति वोट दे सकता है। अब इसमें
भारत में मूर्खता ये है कि हर बात का झूठा महिमा मंडन, ईसाइयों की, अंग्रेजों की, यूरोपियों की नकल करेंगे, फिर उसको भारतीय बता देंगे। अब वोटिंग राइट है, उसको कह देंगे देखो जनता ही सरकार चुनती है। इतना बड़ा अज्ञान है, उस पर हम आज की राजनीतिक व्यवस्था पर आ रहे हैं जी। भाई। वोट, राइट टू वोट इज नॉट राइट टू रूल। वोट देने का अधिकार शासन का अधिकार नहीं है। कैसे? चलिए भारत से समझ लीजिए, यूरोप में भी यही था। शासक तो वो करते हैं, शासन तो वो करते हैं जो शासक हैं। जैसे आज भी यूरोप में ज्यादातर जो वहाँ के लॉर्ड्स हैं, उनकी अलग एक अपर हाउस होता है, फिर वहाँ के बड़े बड़े नेता हैं जो मुख्य, वो तय करते हैं नीतियां। भारत में भी वही चला है। आप वोट कैसे देते हैं? वोट के द्वारा आप विधायिका में अपने लोग भेजते हैं, ठीक है ना, बस इतनी सी बात है। आप शासन नहीं करते। अब भारत का सबसे अच्छा लीजिए, लेकिन अभी जो आपने पहला प्रश्न किया था उसको फिर से और स्पष्ट कर दो। तो भारत में जो राजनीतिक व्यवस्था आई 15 अगस्त 1947 को, वो कैसे आई, इसको भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि भारत में अनंत काल से या कम से कम लाखों वर्षों से, या जो लोग नहीं मानते, ईसाई दिमाग से परिचालित हैं, वो भी हजारों वर्ष तो मानते ही हैं, ठीक है, हजारों वर्ष से एक राजनीतिक व्यवस्था थी। और यहाँ बड़े बड़े राजवंश थे जो सैकड़ों वर्ष रहे हैं। चोल राजवंश, चालुक्य राजवंश, पांड्य राजवंश, है ना। उसके पहले हमारा महाभारत में सारे राजा की बात है ना। आपके राजपूत अभी भी स्वयं राजपूत राजा जो हैं वो कोई 200-300 वर्षों से तो है ही। महाराणा प्रताप सिंह पहले से चले आ रहे हैं, बिल्कुल। राणा कुंभा, राणा सांगा, बप्पा रावल, उनके समय से चल रहे हैं। तो एक एक राजवंश ने बड़े इलाके में शताब्दियों राज्य किया है भारत में। और जो हिंदू राजा थे उसमें से बहुत से राजा 1947 तक विद्यमान थे, क्योंकि अंग्रेज केवल आधे भारत में हिंदुओं के सहयोग से और थोड़े मुसलमानों के सहयोग से शासन कर रहे थे, है ना। तो उसको हम लोगों ने जब देखा कि ये मनमानी है तो उसको उखाड़ फेंका, वो एक अलग विषय है। अभी तो राजनीतिक व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं ना। तो जब भारत से अंग्रेजों को जाना पड़ा तो स्वाभाविक रूप से क्या होता है, जो भारत के सबसे अच्छे राजा थे, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, या चोल, चालुक्य, पांड्य, या विक्रमादित्य, या युधिष्ठिर, जिनका महाभारत में इतना बड़ा राजधर्मानुशासन पर्व है, उससे प्रेरणा लेके राज बनाना था। राइट, लेकिन बात है। लेकिन ये तब होता जब भारतीय ज्ञान परंपरा को मानने वाले लोग शासन में आते। वो तो नहीं आए। वो कैसे नहीं आए, वो फिर एक ऐसा विषय है कि आपका मुख्य प्रश्न हट जाएगा, इसलिए नहीं बता रहे। तो जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस से डर कर अंग्रेजों ने सोचा कि अब हमें यहाँ जाना चाहिए, क्योंकि एक तो सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु नहीं हुई थी तो लगा था कि फिर शक्तिशाली हो जाएंगे। दूसरे, उनके नाम के आगे किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि अंग्रेजों का साथ दे। आर्मी से उन्होंने पूछा तो उन्होंने भी कहा कि अब हमारे लोगों में नेताजी के प्रति बहुत श्रद्धा है, हम अगर जनता विद्रोह करती है तो हम उसका दमन 1857 की तरह नहीं कर पाएंगे। सेना के अधिकारियों ने भी कह दिया, जनता ने भी कह दिया, राजाओं ने भी कह दिया कि भले आपसे हमारी संधि है, पर अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्रश्न आएगा तो हम आपका साथ नहीं दे पाएंगे। इतना उनकी लोक प्रतिष्ठा थी उनकी। तो फिर उन्होंने सोचा कि अच्छा तो लगता है हमें तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो हमको हिंद महासागर में डुबो देंगे। 1857 में ही बहुत मारा था और अब तो बड़ी मुश्किल जाएगी, पूरा देश एकजुट है। और द्वितीय विश्व युद्ध तभी हुआ। हाँ, 1857 में तो आधे हिंदू राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया था, है ना, क्योंकि उनकी संधि थी। और ये प्रथम और द्वितीय महायुद्ध में भारतीयों की वीरता देख ही चुके थे, बिल्कुल। 15 लाख प्रथम महायुद्ध में और 25 लाख द्वितीय महायुद्ध में भारतीय सैनिक गए। उन्होंने ही इंग्लैंड और फ्रांस दोनों की जर्मनी से रक्षा की, विजय संभवत। तो उन्होंने सोचा कि अब यहाँ सीधे शासन करना बहुत कठिन है, तो जल्दी से खिसक लो। तो उन्होंने अपने चेलों को, गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू आदि को, खासतौर से गांधी जी को मनाया। और जवाहरलाल नेहरू ने एकमात्र प्रमुख नेताओं में व्यक्ति था जवाहरलाल, जिसने कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लड़ने की घोषणा की कि मैं लड़ने जाऊंगा। और ट्रांसफर ऑफ पावर के डॉक्यूमेंट्स में बताया है कि उन्होंने एक बहुत बड़ी लिस्ट भी दी थी उस समय के वायसराय को कि इतने लड़के हमारे पहचान के हैं, वो सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध लड़ने को सेना में जाएंगे, आप इन्हें भर्ती कर लीजिए, है ना। वो लिस्ट अब भारत सरकार को प्रकाशित कर देनी चाहिए, अब गोपनीय नहीं है ना। तो इस प्रकार वो, अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देश का सच्चा प्रतिनिधि माने, जो कि मैं मानता हूं, तो जवाहरलाल देशद्रोही थे, है ना। तो जवाहरलाल ने अंग्रेजों का जब साथ दिया तो उन्होंने सोचा ये तो बड़ा पट्टा है, लड़ तो क्या पाएगा नेताजी से, नेताजी से लड़ने की इसकी हैसियत नहीं है। लेकिन
आदमी हमारा पक्का है कि यहाँ तक चला गया कि सारा देश जिसके साथ है उससे लड़ने की घोषणा कर रहा है। तो उन्होंने कहा हम इसी को गद्दी दे जाएंगे, और वो उनके यहाँ कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, जहाँ भी ये लोग जाते थे भारत के अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने, उनका वहाँ बपतिस्मा होता था। उसको टेम्पल बोलते हैं। टेम्पल का मतलब होता है चर्च का एक गुप्त भाग, या समझ लो पवित्र हिस्सा। टेम्पल का अर्थ मंदिर नहीं होता, यहाँ जबरन टेम्पल को मंदिर कह दिया। टेम्पल का अर्थ होता है चर्च का एक आंतरिक भाग, जहाँ उनकी ये रस्म होती है, रिचुअल, बपतिस्मा दिया जाता है। तो भारत से लंदन पढ़ने गए ज्यादातर लोगों का बपतिस्मा हो चुका था, क्योंकि वो सब किसी न किसी टेम्पल के, जैसे इनर टेम्पल बहुत प्रसिद्ध है ऑक्सफोर्ड का, तो किसी न किसी टेम्पल में उनका बपतिस्मा हुआ था। और वहाँ की शिक्षा को वो लोग बहुत महत्वपूर्ण मानते थे कि यही अब नया ज्ञान है। ऐसा कुछ फैल गया भारत में। तो उन्होंने सोचा कि इसी को देके जाओ, तो उससे अपनी शर्तें कर ली। ट्रांसफर ऑफ पावर में जो शर्तें हैं उनमें से कुछ का हमने आस्था चैनल में पेजेस के हिसाब से उनका भी बपतिस्मा हुआ, उदाहरण देके नहीं, हमने ये बताया था कि क्या शर्तें हुई। तो उसमें एक शर्त ये थी कि इंग्लैंड और भारत का साझा इतिहास पढ़ाया जाएगा, ठीक है, और साझी संस्कृति विकसित की जाएगी। जाहिर है इसका मतलब है क्रिश्चियनिटी और हिंदुत्व का साझा कुछ किया जाएगा, है ना। और निरंतरता बनाई रखी जाएगी, जिसका अर्थ है अंग्रेजी भाषा पर शुरू में जारी रहेगी। तो इन शर्तों को चूंकि जवाहरलाल ने मान लिया, तो वो ट्रांसफर पावर का कर गए। तो जो आपकी राजनीतिक व्यवस्था आई है वो है जो इंग्लैंड ने भारत में बनाई थी, ठीक है। तो पहले इस राजनीतिक व्यवस्था को जानना चाहिए कि ये राजनीतिक व्यवस्था ऐसी है कि इसमें जो शासक वर्ग होता है वो जो चाहे कर सकता है, लेकिन वो अपनी लेजिटिमेसी वोट से ढूंढता है, अर्थात हमको बहुमत का समर्थन मिल जाए, ठीक है ना। अब इसमें जो सबसे बड़ा झूठा प्रोपेगेंडा है वो ये कि साहब हम वोट देते हैं इसलिए हम ही सरकार बनाते हैं। शासक सदा ही जनता को बरगलाते हैं कि उनको इज्जत मिली रहे, है ना। लेकिन ऐसा चूंकि क्या हुआ है, जवाहरलाल नेहरू ने इंग्लैंड का पूरा सिस्टम तो लिया, लेकिन साथ ही सोवियत संघ की सिस्टम की नकल कर ली कि शिक्षा, संचार व्यवस्था, उद्योग, व्यापार सब कुछ शासन के नियंत्रण में रहे, ठीक है। तो लोगों का मन कैसे बनता है भाई? जो आप देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, बातें करते हैं, उसी से मन बनता है। राइट। जन्म से एक बच्चा तो सब चीजें केवल संस्कार लेके आता है। तो लोगों के मानस को रचने का, रूप देने का, प्रभावित करने का सारा जिम्मा सरकार ने ले लिया, है ना, शिक्षा के द्वारा और संचार माध्यमों के द्वारा। नतीजा ये है कि जो भी सरकार प्रोपेगेंडा करती है वो धीरे धीरे 90% भारतीय मान लेते हैं, उसी तरीके से आगे बनते भी हैं। जो बहुत होशियार हैं उनको छोड़ के, क्योंकि जो अलग से स्वतंत्र अध्ययन करे उसका तो दिमाग चलेगा, बाकी सब तो ये हल्ला मचा दिया कि हम ही सरकार चुनते हैं, हम ही सरकार चुनते हैं। तो ये एक तरह की सम्मोहन विद्या है ना, प्रोपेगेंडा के द्वारा। आप सरकार नहीं चुनते, आपकी सरकार में कोई हैसियत नहीं होती। पहले से जो दल बने हुए हैं उनमें से किसी एक दल के किसी कैंडिडेट को आप वोट देते हैं। दल भी कैसे बने हैं? हमारे यहाँ समस्या ये है कि न तो हम लोग भारत के शास्त्रों को जानते और न स्वयं यूरोप के या इंग्लैंड और फ्रांस या जर्मनी के जानते। अभी भी आप गूगल में ही चले जाइए, ढूंढ लीजिए पॉलिटिकल पार्टी का क्या काम है। तो हर पॉलिटिकल पार्टी का काम है पावर में, यानी सत्ता में अपने लोगों को बैठाना, और सत्ता में आने के बाद अपने समर्थकों को ज्यादा से ज्यादा हिस्सा देना। सब जगह यही लिखा है, पॉलिटिकल पार्टी हो रहा है। गूगल नहीं, वो लिखा ही यही है, सिद्धांत भी यही है। यानी ऐसा नहीं है कि सिद्धांत कुछ और है और व्यवहार ऐसा है, सिद्धांत ही यही है। पॉलिटिकल पार्टी आती इसी के लिए है, पावर शेयरिंग। अब ये नहीं पता है तो हम किसी एक पार्टी को वोट देते हैं। वो वोट के लिए जो सुंदर शब्द होते हैं वो कहती है ताकि आप भावना में आ जाएं, जैसे कांग्रेस ने गरीबी हटाओ कहा है ना, अब मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास कहा। तो ये सब क्या होते हैं? ये सम्मोहक नारे होते हैं। असल में पार्टी की जो अभी संरचना है उसमें जो पार्टी पावर में आती है वो अपने लोगों को उपकृत करती है। यही पार्टी का चरित्र है, क्योंकि यूरोप का ढंग है। तो भारत की राजनीतिक व्यवस्था कैसे चल रही है? पहली बात कि वो एंग्लो क्रिश्चियन ढांचे की है, एक। दूसरा, इसमें पार्टियां भी एंग्लो क्रिश्चियन दिमाग वाली ही हैं, जैसे इंग्लैंड में पार्टी है, जैसे जर्मनी में पार्टी है, वैसे चल रही हैं। अब समस्या एक है जो बहुत बड़ी समस्या है भारत की राजनीतिक व्यवस्था को लेकर, जो मैंने अपनी पुस्तक भारत का संविधान और भारत का धर्म में भी लिखा है। वो समस्या ये है कि जो संविधान बना, भले वो
इंडिया एक्ट 1935 का की नकल है और उसी ठीक का है। थोड़ा विस्तार है। लेकिन फिर भी ये लोग चूंकि आंदोलन कर रहे थे और जनता के बीच लोकप्रिय हुए थे, इसलिए कि बड़ी बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे, कोई राम राज्य कह रहा था, कोई कुछ हम देश के लिए कर रहे हैं, और क्रांतिकारी और बहुत से लोग सचमुच देश के लिए काम कर रहे थे, उनका दबाव था वातावरण में। तो नेताओं को भी, नेता गए तो थे अंग्रेजों से मैत्री करने, कांग्रेस इसीलिए बनी थी, लेकिन धीरे धीरे उसमें कुछ अच्छे लोग भी गए, और फिर नेताओं को बातें बड़ी अच्छी अच्छी कहनी पड़ी। उसके कारण संविधान में कुछ बहुत अच्छी चीजें उन्होंने कर दी। जैसे ये संविधान में कह दिया, जो मूल भारत का संविधान है उसमें ये कहा कि भाई वैचारिक स्वतंत्रता है, माने हर व्यक्ति में विचार की सामर्थ्य है, ये संविधान मानता है। राइट। तो ये बहुत बड़ी बात है। और एक उसमें ढांचा बना है कि शासन ऐसे होगा, इसके 3 अंग होंगे, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनका चयन ऐसे होगा, सब उसका एक ढांचा बना हुआ है, मैनुअल है। जैसे अपन कोई फ्रिज लेते हैं या टीवी लेते हैं, उसका मैनुअल मिलता है। तो संविधान क्या है? शासन संचालन का मैनुअल, लेकिन फिर भी उसमें शब्द बड़े सुंदर सुंदर शुरू में जोड़ दिए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उसमें पॉलिटिकल पार्टी नाम की कोई चीज संविधान में नहीं लिखी। अच्छा। भारत में राजनीतिक दल होंगे, ये संविधान में लिखा ही नहीं है। चुनाव में आप राजनीतिक दल के रूप में जाएंगे, ये भी संविधान में नहीं लिखा है। उसमें तो ये लिखा है कि जो समूह बहुमत पाएगा उसको राष्ट्रपति आमंत्रित करेगा, काहे के लिए? अपने को सलाह देने के लिए। तो इस संविधान की मजेदार बात यह है कि इंग्लैंड की नकल तो मारी है। तो इंग्लैंड में था कि स्टेट जो है, क्राउन, राजा हो या रानी, उसके सेवा के लिए या उसकी सलाह के लिए ये मिनिस्ट्री बनती है। मिनिस्ट्री शब्द भी मूलतः चर्च का है, उसी से फिर शासन में भी ले लिया है। चर्च की मिनिस्ट्री होती है, फिर इन्होंने सेकुलर गवर्नमेंट की भी मिनिस्ट्री कर ली। सारे शब्द वहीं के चले हैं। हमारे यहाँ उसका सुंदर अनुवाद कर दिया है। मिनिस्ट्री का अर्थ मंत्री नहीं होता कायदे से, मिनिस्ट्री का अर्थ होता है उनके मंत्रालय। मिनिस्ट्री का मतलब मंत्रालय नहीं होता, मंत्रालय नहीं होता, मिनिस्ट्री का मतलब सहायक। चर्च का जो मुखिया है उसके सहायक लोग जो है वो मिनिस्ट्री है। तो इसी प्रकार राष्ट्रपति की सेवा और सहायता के लिए मंत्रिमंडल गठित होता है, किताब में लिखा है। और व्यवहार में क्या है कि सारे अधिकार प्रधानमंत्री को प्राप्त हैं। ये जिसे कहते हैं कि द्वैध है कि लिखा कुछ है, व्यवहार कुछ है। तो राष्ट्रपति, धर्म ग्रंथ भी कहा गया है। नहीं, वो तो मूर्खों ने कहा है, धर्म ग्रंथ तो कहना अपराध है। संविधान को धर्म ग्रंथ कहना अपराध है। खैर, तो राष्ट्रपति शासन संचालन के लिए सलाह देने के लिए मंत्रिमंडल की नियुक्ति करते हैं। एक तो आपने ये दे दिया, चलिए। व्यवहार में प्रधानमंत्री ही सारे निर्णय लेता है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर आपको पार्टी को मान्यता देनी है तो संविधान में उसका उल्लेख करना चाहिए ना, कि भारत की पार्टियां होंगी। ठीक है कि निर्वाचन आयोग बनाया है और निर्वाचन आयोग अपने ढंग से पार्टियों को पंजीकृत करता है, वो ठीक है, लेकिन इसको मूल संविधान में क्यों नहीं उल्लेख है कि पार्टियां होंगी? उससे पार्टी पे अनुशासन रहेगा। तो एक विचित्र सा वैचारिक अराजकता का दृश्य है कि जो पार्टियां ही देश के चुनाव को प्रभावित करती हैं और देश के मानस को, और पॉलिटिकल पार्टी नाम का कोई उल्लेख ही नहीं है, संविधान में नहीं है। एक बड़ी विचित्र बात। तो उसका फायदा भी तो लोग उठा रहे हैं ना, इस अराजकता के कारण से अराजक लोग। तो राजनेता फायदा उठा रहे हैं ना, जनता को क्या फायदा? जनता को तो नहीं हो रहा। इवन आपने जो आम आदमी की बात की कि ये तुच्छ शब्द है, उस तुच्छ शब्द को लेकर के पूरी की पूरी पार्टी बन गई, और जिस तरीके का अराजक माहौल, वातावरण जो तैयार किया गया, उसको पूरे भारत ने देखा है। तो ये जो पॉलिटिकल व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था भारत में अभी चल रही है, ये इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, यूएसए आदि की कुछ नकल तो है, लेकिन उससे बहुत इसमें भिन्न भी है। वो थोड़ा अभी 2 मिनट बाद चर्चा करेंगे जी। तो मुख्य बात यह है कि ना तो आपने भारत से कुछ प्रेरणा ली और ना ही यूरोप से ठीक से प्रेरणा ली। तो ये जो राजनीतिक व्यवस्था चल रही है, ये एक तरह की एडहॉक व्यवस्था है, अविचारित, कुछ भी हौच पाच जोड़ते जाओ। जैसे बहुत से सामान्य निम्न मध्य वर्ग के लोग होते हैं, वो अपने घर में पुराना कबाड़ इकट्ठा करते जाते हैं, है ना, कभी काम आएगा। हाँ, कभी आएगा, और फिर और नया कबाड़ भी जोड़ते जाते हैं, कबाड़ खाना। तो भारत की राजनीतिक व्यवस्था कबाड़ खाना बड़ी हुई है। आपने बातें पुरानी भी चल रही, हिंदू धर्म, पूजा पाठ वो भी चल रहा है, और व्यवस्था सब ईसाइयों वाली बना ली है, एंग्लो क्रिश्चियन। तो एक अजीब सा दृश्य है। तो देश की राजनीतिक व्यवस्था कैसी हो, इसको लेकर आपस में एक राष्ट्रीय सर्वानुमति बनाकर चिंतन करने वाला कोई केंद्र भारत में नहीं है, जो कि होना चाहिए। पार्टियां थोड़ी करेंगी, पार्टियां तो उसका अंग है ना। राइट।
मेरा हाथ थोड़ी तय करेगा कि मैं क्या करूं। लेकिन अब ये तो भाई हर पार्टी देश का हाथ हुई या पैर हुई, राइट, पार्टी तो पूरा देश नहीं है। बिल्कुल सही बात। तो पार्टियां क्या करें ये कायदे से संविधान में होना चाहिए कि पार्टियों की सीमा क्या है, विधायिका की क्या सीमा है, कार्यपालिका की क्या सीमा है, न्यायपालिका की, जुडिशियरी की क्या सीमा है, वो तो आपने बता दिया। और पार्टी तो ये एक विसंगति बहुत विचित्र है कि पार्टी की क्या सीमा हो। ठीक है, पार्टी निर्वाचन आयोग पंजीकृत करेगा। अब कायदे से जब संविधान में स्वयं इन सब की रूपरेखा दी गई है कि शासन कैसे चलेगा, क्या क्या अंग होंगे, तो किसी भी पार्टी को किसी आइडियोलॉजी को घोषित करने का क्या अधिकार है? क्योंकि संविधान तो स्वयं एक आइडिया है ना, जो बता दिया वैसे हर विषय में उसमें विचार कर लिया गया है। तो हर विषय के जब विचार पहले से मौजूद हैं तो आप उसमें ये तो कह सकते हैं कि हम अमुक चीज अच्छे से करेंगे, नहीं जो बता दिया वैसा नहीं। ये कह सकते हैं कि इस संविधान के दायरे में हम ये काम ज्यादा अच्छे से करेंगे, ये तो कहने का अधिकार हर पार्टी को है। लेकिन हम राष्ट्रवादी हैं, हम समाजवादी हैं, हम फलानेवादी हैं, ये तो नहीं कहने का अधिकार होना चाहिए। क्योंकि वाद क्या है वो तो संविधान में पहले से संविधान स्वयं एक आइडियोलॉजी का परिणाम है। संविधान स्वयं एक विचारधारा की रचना है। तो उस विचारधारा के भीतर जब तक आप शासन चला रहे हैं तो आप किसी अन्य विचारधारा को कैसे ला सकते हैं? कौन सी विचारधारा की रचना है? अगर विचारधारा जगह नहीं है ना, संविधान के रहते विचारधारा की, आइडियोलॉजी की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। तो अब ये भी एक बहुत बड़ी विसंगति है, चल रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पार्टियां थी, ठीक है ना, इंग्लैंड फ्रांस आदि में। ये हम बता रहे हैं कि कैसे एडहॉक सा चल रहा है, किसी विषय में कोई सोच नहीं। आपने गुरुजी बीच में जब मोदी जी का नाम लिया, सबका साथ सबका विकास बोला, भाजपा बोला, और भाजपा जनसंघ जब शुरू हुआ उसके बाद में 1980 में भारतीय जनता पार्टी आई, और उसके पीछे जो एक मूल संगठन है वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो हिंदुत्व पर केंद्रित है और हिंदू राष्ट्र की बात होती है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात होती है, वीर सावरकर की बात करें, डॉक्टर हेडगेवार की बात करें, श्री गुरु जी की बात करें, तो ऐसे लोग जिनके पीछे हैं, अंत्योदय की बात पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो ऐसे में जब आपने कहा कि भारत की सभी पार्टियां उसी सिस्टम से चल रही हैं, तो भारतीय जनता पार्टी जिसके मूल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा तो संगठन खड़ा है, तो क्या वो भी उसी मूल से चल रही है या अलग है थोड़ा? मैंने पहले ही बताया कि सब अविचारित चल रहा है। पहली बात देखिए, यहाँ आप जो कह रहे हैं वो वही जो चारों तरफ प्रोपेगेंडा है उसका असर है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो उस समय जब यूरोप में पहली बार नेशन स्टेट की बात चली है ना, तो उन्होंने नेशन स्टेट पे गर्व करना शुरू किया चर्च से हटकर, और नई नई चीज थी। तो जो यहाँ के अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग हैं उनको पता चला कि अच्छा यूरोप में इस समय नेशन स्टेट चल रहा है, नेशन की बात चल रही। तो उन्होंने सोचा कि हम भी अपनी कोई भारतीय प्रत्यय दें, तो उन्होंने इसको राष्ट्र कहना शुरू किया, ठीक है ना। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको भारत माता का एक उस वंदे मातरम जो लिखा गीत आनंद मठ में, उसमें लिखा। अब भारत माता इसके पहले तो किसी शास्त्र में नहीं थी। अच्छा, भारत माता भारत के किसी भी शास्त्र में नहीं है, पृथ्वी माता है, पृथ्वी माता है ना। हाँ। माता भूमि पुत्रो हम पृथ्वी, तो पृथ्वी तो संपूर्ण पृथ्वी एक माता हुई ना। और पृथ्वी माता है तो मतलब जगदम्बा जगत जननी जो है वो उनका ही एक रूप है। तो उन्होंने शुरू में जो किया वो बहुत अच्छा किया कि लगभग जगत जननी जगदम्बा जो दुर्गा माता है उन्हीं का रूप जैसा भारत माता को बताया, है ना। त्वं ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी वाणी कमला कमल, तो जो हमारी महादुर्गा महासरस्वती और महालक्ष्मी का ही एक अंश भारत माता है। तो ये तो जय जननी जय वसुंधरा अनुपम तेरी परंपरा, ये तो उसकी निरंतरता में हो गया भारतीय चिंतन की, है ना। लेकिन बाद में जो भारत माता नेता लोग रखते हैं वो तो कैसे वर्णन करते हैं जैसे कोई औरत है, स्त्री बूढ़ी सी या सयाने सी। जो जगदम्बा है जगत जननी है वो तो सर्वशक्तिमान है ना। तो मैंने उसे जगदम्बा का रूप मान लिया। नहीं, कहा मान ले तो बहुत अच्छा है, मानना ही चाहिए, नहीं माना है हम ये कह रहे हैं, ठीक है। कोई नहीं मानता, क्योंकि अगर आप भारत माता मानोगे तो आप ये नहीं कह सकते कि भारत माता का अंग भंग हो गया। इतनी गंदी चीज है ये। जगदम्बा का जगत जननी का अंग भंग कौन कर सकता है? अरे तुमने राज्य आपस में बांट लिया, जैसे खेत बांट ले कोई, खेत को बांटने से माँ बटती है क्या? तो सिंह पर सवार जो दिखाई गई एक तरीके से वो तो जगदम्बा है, बहुत अच्छा है। मैं यही तो कह रहा हूं कि आप दिखाते तो उनको जगदम्बा रूप में है और राजनीति में बातें सदा दूसरे रूप में करते हैं, एक बूढ़ी स्त्री की तरह। सिंह पर जो सवार है, जो सारे संसार को चला रही है, उसको आप बंटवारा कर सकते हैं? आप में दम है? भारत माता की आप क्या सेवा करेंगे? वो आपको कुछ न कुछ शक्ति देगी अगर आप उसकी सेवा करेंगे तो सारी भाषा उल्टी हो गई है।
तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो परम पूजनीय डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार थे, वो भी कोई दार्शनिक या विद्वान तो थे नहीं, राष्ट्रभक्त थे। अर्थात इस देश की स्थिति से पीड़ित होकर इसको फिर से शक्तिशाली बनाना चाहते थे। इसीलिए प्रार्थना में भी कहा परम वैभवम नेतुम एतत् स्वराष्ट्रम। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है? करंट फ्रेज जो चल रहा है पॉलिटिक्स में, अर्थात भारत के अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग जिस राजनीतिक पदावली का प्रयोग कर रहे हैं, उसमें जो सबसे अच्छी पदावली थी राष्ट्र, उसको अपनाने वाला एक भावपूर्ण संगठन। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शक्ति क्या है? राष्ट्र का भाव, राष्ट्र की सेवा या राष्ट्र की भक्ति का भाव। ये तो बिल्कुल अलग चीज हुई ना, ये तो बहुत पवित्र भाव है, बहुत सुंदर भाव है। लेकिन राष्ट्र चलाएंगे कैसे, उसकी राजनीतिक व्यवस्था क्या होगी, कैसे होगी, ये तो कभी आरएसएस में परम पूजनीय केशवराव बलिराम हेडगेवार जी को तो समय नहीं था, और उस समय बड़े बड़े विद्वान थे, तो उन्होंने सोचा जैसे ये बताएंगे हम चला लेंगे। फिर परम पूजनीय माधव सदाशिव गोलवलकर गुरु जी ने उसके विषय में कुछ लिखा। वो लिखा, लेकिन उसको कितने लोग मानते हैं? उसके बाद उस पर कोई चिंतन नहीं होता। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोई राजनीति शास्त्र का ज्ञाता संगठन नहीं है, कोई विचारों का संगठन भी नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश के प्रति सुंदर भाव रखने वाला एक संगठन है। तो वो तो भाव को जगाता है ना, इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में अर्थहीन है, क्योंकि उसने राजनीतिक व्यवस्था पर कोई चिंतन किया ही नहीं। आज तक कोई पुस्तक नहीं आई है कि भारत की परंपरागत राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, वर्तमान व्यवस्था से उधर हम कैसे जाएंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने तो काफी, पंडित दीनदयाल पर आ रहे हैं, 2 मिनट। अब यहाँ पर फिर वो आ गया कि काफी कुछ नहीं किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के 4 भाषण हैं, जिसमें उन्होंने एकात्म मानव दर्शन का प्रतिपादन किया है, जो बहुत ही सुंदर है, जिसे वेदांत कहते हैं, उसका वो भाष्य है। तो वो भी तो भावना भर हो गई ना, या मान लो सुंदर वाक्य, सुंदर दार्शनिक सूत्र हैं, उसका रूप किसने कहाँ निकला? उदाहरण के लिए, अगर एकात्म मानव दर्शन आपका घोष है, तो पार्टियों को क्या करेंगे? पार्टियां लड़ेंगी किस आधार पे? अगर एकात्म मानव भर सत्य है और उसकी व्याख्या में नहीं गए, तो जो कांग्रेस है वही भाजपा है, एकात्म है ना। ठीक है, आप एकात्म है ना। फिर सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट और कांग्रेस और भाजपा सब एक हुए। इसमें स्पष्टता नहीं है ना कि विरोध का आधार क्या है ना। और अगर एकात्म है तो संसार भर के मनुष्य एक हैं, ठीक है ना। तो जो इस समय की राजनीतिक व्यवस्थाएं दुनिया में है, ये तो एक कामना हो गई बहुत सुंदर कि सब आपस में मिलजुल कर प्रेम से रहें। ये एक नया रोग हिंदुओं को पादरियों ने लगा दिया, और उन्होंने ठेका ले रखा है। विश्व बंधुत्व की बात भी दूसरे अर्थ में, गलत अर्थ में करते हैं। ये कामना कैसे करेंगे? राइट। सारे संसार में नेशन स्टेट बने हैं अपने अपने हित को साधने के लिए। इसके बाद बहुत सारी ट्रीटीज, संधियां आदि करके बहुत से ग्रुप बने हैं। एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को पछाड़ देना चाहता है। सोवियत संघ बना था, वो अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस को पछाड़ना चाहता था। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस सोवियत संघ को पछाड़ना चाहते थे और पछाड़ ही दिया, नष्ट कर दिया। right. तो संसार में जो चल रहा है वो एक दूसरे को दबोच लो, खींच लो, छल बल से, प्रपंच से, तुम्हारा हिस्सा हम छीन लें, तुम्हारी जमीन छीन लें, संसाधन छीन लें। इसमें एकात्म मानव कहाँ से क्या बताता है? ये नहीं कि एकात्म मानव बता नहीं सकता। एकात्म मानव दर्शन में सारे बीज निहित हैं, पर बीज है ना, उसकी व्याख्या एक दीनदयाल जी तो चले गए, उनकी तो हत्या कर दी गई, कम्युनिस्टों ने कर दी। उसके बाद क्या हुआ? उस पर पुस्तकें आनी चाहिए ना, अगर आप एकात्म मानव को मानते हैं। ये तो नारेबाजी हो गई ना। जैसे समाजवाद, भारत में समाजवाद नारेबाजी के सिवा क्या था? डॉक्टर लोहिया ने समाजवाद कह दिया, बहुत सुंदर सुंदर बातें कह दी, उसके अनुसार हम करेंगे, ये तो किसी ने नहीं सोचा। और जो निकले वहां से लालू यादव, क्योंकि सोचा नहीं इसलिए ना। डॉक्टर लोहिया का अरमान रेल के डिब्बे एक समान, आज रेल के डिब्बे पहले से कई गुना अलग हैं। उस समय केवल फर्स्ट क्लास था, सेकंड क्लास था, थर्ड क्लास था, तब वो कहते थे एक क्लास लाओ। आजकल तो कितने हैं, एसी फर्स्ट, एसी सेकंड, एसी थर्ड, फिर उसके बाद स्लीपर, फिर मतलब इसी प्रकार ट्रेन सी पूरी अलग। राजा जुलाहा मंत्री पूत, 7 पढ़े सब हों सपूत, इतने तरह के स्कूल हो गए हैं। टॉप के स्कूल अलग हैं, बीच के गांव देहात में अंग्रेजी वाले स्कूल अलग चल गए हैं, सरकारी स्कूल अलग है। तो आपने तो लोगों को आकर्षित करने के लिए या भरमाने के लिए, अथवा सदाशयता से, हो सकता है सच्चे मन से बोला हो, पर लोहिया ने बोला, और तो किसी नेता ने उस पर चिंतन नहीं किया। ठीक। इसी प्रकार एकात्म मानव दर्शन दीनदयाल उपाध्याय ने बोला। एकात्म मानव दर्शन के अनुसार
विश्व के देशों की क्या व्याख्या करेंगे, कैसे चल रहे हैं? व्याख्या हो सकती है, मैं खुद कर सकता हूँ और कर भी रहा हूँ। तो एकात्म मानव दर्शन में वो बीज विद्यमान है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी उसके अनुसार चलना चाहे तो बहुत सुंदर व्यवस्था निकाल सकती है, पर चाहे तब ना भाई। ठीक है। अभी तो एकात्म मानव दर्शन की कोई बात ही नहीं है। उसका नारे के रूप में एक सुंदर उपयोग मोदी जी ने किया, सबका साथ सबका विकास, तो वो भी नारा ही है ना। अंत्योदय की बात भी हुई, अंत्योदय दीनदयाल जी ने कहा था, वो भी नारा ही है। क्योंकि अंत कैसे है, अगर दार्शनिक बात करें तो किसी आदमी के पास धन नहीं है तो वो अंतिम कैसे हो गया? अंत्योदय शब्द स्वयं में ही जो लास्ट मैन वगैरह यूरोप की कॉन्सेप्ट है, अंतिम व्यक्ति, उसकी नकल है। अंत्योदय कैसे है? अगर आप एकात्म मानव दर्शन मानते हैं तो किसी के पास धन नहीं है लेकिन हो सकता है बुद्धि ज्यादा हो, चरित्र अच्छा हो, गुण अच्छा हो। बड़े बड़े सेठ अंतिम आदमी क्यों नहीं, जो कि धन उनके पास बहुत है लेकिन कंजूस हैं या नीच हैं या दुष्ट हैं, परोपकार नहीं करते, दान नहीं करते, जो आजकल चल गया है, ट्रस्ट बना के आपस में ही भोग लेते हैं, वो अंतिम क्यों नहीं है? तो आपने धन को मुख्य मान लिया, तो एकात्म मानव कहाँ से आए? बड़ी विसंगतियां हैं। अंत्योदय एक निरर्थक शब्द है ना। गरीब कहो ना, गरीब आदमी का भला करेंगे, फिर उसमें आ जाओ। अंत्योदय उसी को एक सुंदर शब्द है, सुंदर शब्द बना दिया। अंत्योदय तो ठीक ही है, जो सोशलिस्ट कह रहे थे उसी को एक सुंदर शब्द दे देना हो गया। एकात्म मानव दर्शन के आधार पर समकालीन विश्व की राजनीति की व्याख्या करनी पड़ेगी ना, और भारत की राजनीति की करनी पड़ेगी। अन्यथा ये तो एक सुंदर शब्द है, जैसे सारा विश्व एक है वसुधैव कुटुंबकम, सुंदर शब्द है, रोज दिन रात लड़ रहा है सारा विश्व आपस में। आपने यहाँ पर गुरुजी, जब चूंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बात भी हुई और उस दौर की आपने जवाहरलाल की बात भी पहले कही, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात भी हमारे दर्शकों ने सुनी। अभी थोड़ा सा इमरजेंसी, बिकॉज आपने जब जेपी आंदोलन में आप रहे हैं, राम मनोहर लोहिया जी के साथ में आप रहे हैं, रामस्वरूप जी के साथ में, सीताराम जी के साथ में आपका सानिध्य रहा है, तो जब आपातकाल लगा और आपातकाल के बाद में जिस तरीके से राजनीतिक व्यवस्था एक बदली, 77 में जिस तरीके से हुआ, फिर 80 में वापस आते हैं, तो वो बहुत मंडल कमंडल की बात आई, तो वो भी एक राजनीतिक व्यवस्था का एक नया दौर था। हाँ, नहीं, वो एक ही व्यवस्था की विकृतियां आई और तो थोड़ा फिर परिवर्तन हुआ। आपने मूल बात राजनीतिक व्यवस्था की थी, उसमें तो ये चीजें बहुत छोटी हैं, ठीक है ना। अगर उस पर अलग से चर्चा करनी है तो वो अलग से बात हो सकती है, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था तो वही चल रही है ना। एक संविधान बन गया है ना, एक ढांचा बन गया, वो ढांचा इंग्लैंड, फ्रांस या जर्मनी में चल रहा है, उसकी पूरी नकल भी नहीं है। एक दो उदाहरण बहुत जरूरी है जानना, कि जैसे इंग्लैंड है या फ्रांस ही है या जर्मनी भी है, तो जो वहाँ के, जैसे इंग्लैंड का सबसे अच्छे लें कि अपने निकट रहा है इंग्लैंड ना, भारत में कुछ समय उन्होंने हिंदुओं के सहयोग से शासन किया है। अब जैसे इसी को ले लें, हम इंग्लैंड के गुलाम रहे, यकीन अभागों ने कहा भाई गुलाम किसे कहते हैं कुछ जाने ही नहीं, मतलब इसमें आप गुलामों का भी अपमान करते हैं और अपना भी अपमान करते हैं। गुलाम कैसे रहे हैं, जरा दुनिया का इतिहास पढ़िए। जिनको वो गुलाम बना के बेचते थे, अफ्रीका से ले जाके अमेरिका में या कहीं से कहीं, उनकी क्या दशा होती थी? रस्सियों से बांध दिया, कोड़े मार रहे हैं। सारे लोगों को गुलाम उसी को कहते हैं ना, जो कुछ नहीं कर सकता। आपके यहाँ जब अंग्रेज थे तो शुरू में तो कलेक्टर नहीं हुए, कमिश्नर नहीं हुए शुरू में, लेकिन बाकी सब अधिकारी, छोटे पटवारी से लेके कोटवार, पटवारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ये सब तो हिंदू ही हुए ना, और कुछ मुसलमान भी हुए। प्रशासन के सारे अधिकारी, पुलिस कांस्टेबल, सेना किसकी थी? हिंदुओं की। तो आप गुलाम कैसे हुए? आप अधीनस्थ एक अर्थ में हुए, सबऑर्डिनेट हुए। तो सबऑर्डिनेट होना और स्लेव होना एक है क्या? आपने सबऑर्डिनेशन स्वीकार कर लिया कुछ समय तक, वो भी सबने तो नहीं किया, आधे भारत ने नहीं किया, लेकिन जिसने भी किया तो आप ये कहिए ना कि सबऑर्डिनेशन था। भारत कुछ समय अधीनता में था, फिर उस अधीनता को हटा दिया। पराधीनता में था। हाँ, अधीनता हाँ, थोड़ा सा, लेकिन पूरी तरह पराधीन नहीं था, पूरी तरह नहीं था। एक दूसरी बात, उस पराधीनता गुलामी के अर्थ में आजकल चल गया है। अधीनता क्या है? अधीनता तो सदा ही है। आपके घर में आपका बच्चा आपके अधीन है, ठीक बात। ऑफिस में सेक्रेटरी के अधीन उनके सारे कर्मचारी हैं, क्लर्क है, उसको गुलामी तो नहीं कहते। आपने अपने को थोड़ा अधीन होना कि मौका लगेगा तो हम भी वहां हो जाएंगे, वही किया। आप थोड़े दिन अधीन रहे और इस चालाकी से उनका सिस्टम समझ के आप खुद मालिक बन गए, आपदा में अवसर ले लिया आपने। तो सिस्टम तो वही चल रहा है ना, एक ही राजनीतिक व्यवस्था चल रही है। लेकिन मुख्य बात है कि जैसे इंग्लैंड है,
जर्मनी है, फ्रांस है, आपने ढांचे की नकल वहां से की। बेईमानी जो हो रही है भारत में, और इनमें से कोई भी नेशन स्टेट सेकुलर नहीं है। कोई भी नेशन स्टेट पश्चिमी यूरोप का सेकुलर नहीं है। तो आप सेकुलर कहाँ से हो गए? जो आपातकाल में इंदिरा गांधी ने कर दिया, ठीक है कर दिया, लेकिन अभी तक क्यों स्वीकार किए हैं, क्यों नहीं हटा रहे हैं? है ना? अच्छा, सेकुलर नहीं होने का क्या अर्थ होता है? जैसे इंग्लैंड है, तो जो वहाँ का क्राउन है, वो जो वहाँ के बहुसंख्यकों का चर्च है, प्रोटेस्टेंट चर्च, उसका पैट्रन है, संरक्षक है। तो जो वहाँ का शासक है, सरल भाषा में कहते हैं, वो बहुसंख्यकों के रिलीजन का संरक्षक है। भारत का राष्ट्रपति हिंदू धर्म का संरक्षक नहीं है। ठीक बात। उल्टे आपने कांग्रेस ने ये चालाकी की, जो भाजपा भी अभी शक्तिशाली नहीं हुई है या मन नहीं है चलने दे रही है, वो ये है कि अल्पसंख्यकों के आप संरक्षक बन गए। कमाल है। दुनिया का एकमात्र देश भारत है जिसके शासक बड़े गर्व से अल्पसंख्यकों के संरक्षक हैं। और इसका एक सुंदर, आप चाहें तो सुंदर कहें, चाहें तो भद्दा कहें, रूप अभी आ रहा है। रमजान में मोदी जी सेवैयां और कुर्ते दे रहे हैं। तो सौगाते मोदी की बात कर रहे हैं। आप सौगाते मोदी क्यों दे रहे हैं भाई? सौगाते मोदी की बजाय हिंदुओं को उपहार और अर्पण क्यों नहीं करते? दोनों करते। हिंदू नववर्ष पर, है ना, हिंदू नववर्ष पर या कभी भी जो भी करें, नववर्ष पर, नवरात्रि पर करिए। ये बता रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को संरक्षण देने का दायित्व राज्य ले ले, ये केवल भारत में हो रहा है। ये महापाप है कि बहुसंख्यकों को संरक्षण दिए बिना, बहुसंख्यकों के धर्म, ज्ञान, शिक्षा, संस्कृति को संरक्षण दिए बिना अल्पसंख्यकों को संरक्षण देना तो न इंग्लैंड में होता, न फ्रांस में होता, न जर्मनी में होता, न अमेरिका में। तो ये तो अपने मन से किया ना। तो ये क्यों किया? किसी विचार के तहत नहीं किया। इसको जानना चाहिए। ये भारत में कोई विचार नहीं चल रहा राजनीति में। सारे राजनेता एडहॉक निर्णय लेते हैं। इनको लगा, जवाहरलाल नेहरू को ये लगा कि हिंदू जो हैं वो बड़े धार्मिक लोग हैं और मैं तो धर्म जानता नहीं हूँ, है ना। तो हमको ऐसा करना चाहिए कि जो गैर हिंदू हैं उनको जोड़ना चाहिए। तो आगे चल के हम धीरे धीरे हिंदू बहुमत को दबा देंगे और अल्पसंख्यकों के समर्थन से शासन कर लेंगे। तो इस भद्दी या कुत्सित या दुष्ट योजना से हिंदुओं की उपेक्षा की गई। तो हिंदुओं की उपेक्षा के पीछे कोई विचार नहीं है, झूठी विचार नहीं है, बदनीयती है, दुष्ट भावना है कि धीरे धीरे भारत में हिंदू धर्म के लोगों को इतना कमजोर कर दें कि वो उनके बल पर हम शासन में नहीं रहे, शासन में हम अल्पसंख्यकों के बल पर रहें। ठीक है। इसके लिए अल्पसंख्यकों को संरक्षण दिया है। बहुत ही गंदी बात है, जो लोकतंत्र का विरोधी है। एक और चल रहा है, अब तक भी चल रहा है लगातार। छोटी सी बात आपसे और छोटा सा ही कमेंट लूंगा उसमें आपसे, क्योंकि जब उथल पुथल मच रही थी, जो मैंने बात भी की, श्री राम मंदिर आंदोलन चला और ऑन द टाइम, तब सोनिया गांधी जो है वो एक तरीके से अस्तित्व में आती है। पीवी नरसिम्हा राव भारतीय प्रधानमंत्री बनते हैं। तो क्या एक तरीके से 2004 से 2014 में जब पूरी सलाहकार परिषद बनती है और मनमोहन सिंह को तो एक शैडो प्राइम मिनिस्टर के तौर पे देखा गया, तो क्या भारत की राजनीतिक व्यवस्था में कुछ परिवर्तन होते दिखाई दे रहे थे या भारत बनता दिखाई दे रहा था, इसके कारण से इस तरीके के लोग जो जिनको हमने कहा कि जिसके कारण से वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाई, चाहे उसमें कलाम साहब का योगदान रहा हो या भारत के किसी और पुरुष का योगदान रहा हो, तो क्या कुछ उथल पुथल मच रही थी कि नहीं हो पाया? मच तो रही थी, लेकिन इसमें दो बात हो रही है। पहले एक टिप्पणी कर, आपने जो मूल प्रश्न पूछा था उससे इनका सीधा संबंध नहीं है। ये क्या है? दैनंदिन राजनीतिक घटना। इसलिए मैंने कहा कि छोटा उसके बारे में बात उस पर भी बात कर लेंगे। लेकिन राजनीतिक व्यवस्था अलग है, वो चिंतन की अपेक्षा करती है कि आप चिंतन करिए। जैसे दीनदयाल जी ने किया था अंतिम, तो दीनदयाल जी ने जो किया उसका विस्तार करना चाहिए था, अगर जहां तक चिंतन की बात है। अब आइए व्यवहार की बात। व्यवहार में तो जवाहरलाल के समय से, जैसा मैंने बताया, ये योजना चली कि हिंदुओं को धीरे धीरे, धर्मनिष्ठ हिंदुओं को निष्प्रभावी बनाओ। राइट। उसके अंतर्गत उन्होंने काम किया। अब लोकतंत्र भी अपने को दिखाना है, चूंकि ताकि इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी, अमेरिका में हमारी इज्जत भी होती रहे, दोनों तो को साधना है। तो सीधे सीधे दमन भी नहीं कर सकते। दूसरे भारत के हिंदू इतने वीर हैं कि उनसे स्वयं अंग्रेज डरते थे। जैसा अत्याचार उन्होंने अमेरिका में किया, कनाडा में किया, ऑस्ट्रेलिया में किया, वो तो यहाँ नहीं कर पाए। तो जवाहर भी डरता था, तो जवाहरलाल ने भी लोकतंत्र रहने दिया। तो ये, लेकिन धीरे धीरे इस दिशा में काम कर रहे थे। जब जब मौका मिला, इंदिरा गांधी को मौका मिला, लाल बहादुर शास्त्री की हत्या जिसने भी किया कराई हो, तो उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री तो भारतीयता को ला रहे थे, उनकी हत्या करा के इंदिरा गांधी सत्ता में आई और सभी महत्वपूर्ण पदों पर कम्युनिस्टों को बैठाल दिया। और इधर स्वयं मंदिर में भी जाती रही और आनंदमयी माँ के आश्रम में भी जाती रही, जो एक दो मुहापन या दो तरह की चालाकी।
लेकिन फिर भी वो दोनों को साधने को विवश थे, क्योंकि जवाहरलाल भी दोनों को साधते थे। इसके बाद जब राजीव गांधी की मृत्यु हुई, राजीव गांधी जब आए वो भी दोनों को साध रहे थे। नागालैंड आदि में उन्होंने कहा बाइबिल के आधार पे, चर्च के आधार पे कि हम ऐसे शासन चलाएंगे, उसके कारण वहां आ गए। और यहाँ उन्होंने कहा कि हम राम मंदिर का शिलान्यास कर देते हैं, तो विश्व हिंदू परिषद ने मना कर दिया कि भाई आप अचानक कहाँ से आ गए। ताला खुलने वाले हाँ, नहीं, ताला तो पहले ही खुल गया था। राम मंदिर के शिलान्यास का ऑफर दिया था राजीव गांधी ने, ठीक कि हम शिलान्यास कर दें, आप कर दीजिए। जब इन्होंने नहीं माना तब उसने कड़ाई की, है ना। ठीक। तो ये है ना कि आप अचानक, मतलब हिंदुओं को क्या मानते हैं, आपने कभी राम मंदिर का सार्वजनिक रूप से समर्थन नहीं किया, अचानक शिलान्यास करना चाहते हैं। वो ठीक किया, विश्व हिंदू परिषद ने रोक दिया। तो इसके बाद धीरे धीरे ये लोग हिंदू धर्म के विनाश की दिशा में कांग्रेस बढ़ने लगी। कांग्रेस के जो देशभक्त लोग थे, धर्मनिष्ठ लोग थे, वो उनको उन्होंने साइड लाइन कर दिया, है ना। और कम्युनिज्म की ओर झुकाव रखने वाले, सोशलिज्म की ओर झुकाव रखने वाले लोग उसमें हावी होते गए, जो समाज को, भारतीय समाज को कंट्रोल करने के लिए ये आवश्यक है कि आप हिंदू धर्म को समाप्त करें या कमजोर करें, निष्प्रभावी करें, है ना। क्योंकि अगर हिंदू धर्म निष्प्रभावी नहीं होगा तो भारत के लोग आपके काबू में नहीं आएंगे, क्योंकि भारत का चिंतन अलग है। उस पर कभी बात करेंगे, है ना। ये क्या चिंतन है? भारत का चिंतन हर व्यक्ति को महत्व देता है। ये आम आदमी खास आदमी जैसी कोई बात नहीं। हर आदमी अद्वितीय है, हर आदमी अपनी जगह विशिष्ट है, सबका स्वधर्म है, सबका। तो ये इसको कमजोर करने की कोशिश करते रहे थे, और इसकी रक्षा के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये एक दूसरी धारा है ना, ये भारतीय भाव से भरे हुए हैं, कोई बहुत व्यवस्थित विचार नहीं किया, लेकिन कॉन्कर किया, लेकिन उसकी रक्षा के लोग हैं। कॉन्कर में मैं नहीं मानता। ये ऐसे हैं कि ये भारत के भाव की, भारतीय परंपरा के प्रति आदर की धारा को मजबूत करना चाहते हैं। ठीक है। उसके विषय में कोई चिंतन विशेष नहीं किया आज तक, लेकिन उसके रक्षक हैं, रखवाले हैं। ठीक, भारतीयता के रखवाले हैं। तो जब इन्होंने उसकी रक्षा लगातार की तो जनता ने इनको आशीर्वाद देकर सत्ता में बैठाया, है ना। कांकर, कोई युद्ध थोड़ी चल रहा है, इन्होंने कांग्रेस से कोई युद्ध नहीं किया। अगर युद्ध किया होता, युद्ध होता है विचार के स्तर पर। कांग्रेस एक हिंदू द्रोही, धर्मद्रोही विचार की प्रतिनिधि पार्टी। युद्ध तो किया कांग्रेसियों ने। जो धर्मनिष्ठ, सदाचारी, हिंदुत्व को मानने वाले कांग्रेसी हैं, उनसे सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट कांग्रेसियों ने युद्ध किया आपस में। और कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट सब जगह यही करते हैं, अपनी ही पार्टी में। वहाँ लेनिन ने भी यही किया था, स्टालिन ने भी यही किया था, अपनी ही पार्टी के विरोधी गुट को समाप्त करके स्वयं का वर्चस्व। राइट। तो युद्ध किया, कॉन्कर किया। कांग्रेस को सोशलिस्ट धारा ने कॉन्कर किया, कांग्रेस को सोशलिस्ट धारा ने उस पर विजय पाई, विचार के आधार पे। ठीक है। जब ये सोशलिस्ट धारा विजयी हो गई, जो आपका मुख्य प्रश्न था, 2004 में जब ये लोग सत्ता में आए, राजीव गांधी की मृत्यु के बाद इनको खुला खेल मिल गया। तो नरसिंह राव आया। नरसिंह राव ने सोचा कि हम लोग बहुत दिन तक सोशलिस्ट ब्लॉक से मिले थे, अब सोशलिस्ट ब्लॉक खत्म हो गया है 90 में। ये सब तात्कालिक इन लोगों के निर्णय होते हैं। विचार से राजनेताओं, भारत के राजनेताओं को मतलब नहीं है, विचार से कहीं भी नहीं मतलब होता, भारत में तो और नहीं। तो उनके व्यवहार को देखिए, तो उनको लगा कि अरे अब तो सोवियत संघ बिखर गया, तो चलो अब अमेरिका से और पींगे बढ़ाओ और दोस्ती करो। तो उन्होंने अमेरिका से दोस्ती कर ली। भाई हमको एक रक्षक चाहिए। इनमें स्वयं की बुद्धि, स्वयं का स्वतंत्र व्यक्तित्व और पुरुषार्थ नहीं है भारत के राजनीतिक दलों में, ज्यादातर में। मोदी जी में है, बाकी सबका कह रहे हैं। तो इन्होंने सोचा आप कहाँ जाएं, माई बाप, सोवियत संघ तो बिखर गया, तो अब अमेरिका को माई बाप बना लिया। तो उसकी नीति में चल पड़े, राजीव गांधी ही चल पड़े थे, है ना। तो फिर आपने लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आदि किया, सब हुआ। ठीक। जैसे ही राजीव गांधी की मृत्यु हुई या उनकी हत्या हुई, राजीव गांधी की हत्या कराई गई है, और वो कांग्रेस के ही कम्युनिस्ट सोशलिस्ट धड़े का उसमें सहयोग है ना। क्योंकि राजीव गांधी थोड़ा अमेरिका की तरफ झुके हुए थे ज्यादा। तो जिन लोगों ने दीनदयाल उपाध्याय की हत्या कराई, उसी प्रवृत्ति वालों ने राजीव गांधी की भी हत्या कराई। राजीव गांधी की मृत्यु के बाद सोनिया गांधी को खुला अवसर मिल गया, क्योंकि वो चर्च की एजेंट है ना, वेटिकन की। तो उसने सोचा कि अब भारत में हिंदू धर्म के नाश का पूरा उपाय करो। इसकी शुरुआत नरसिंह राव ने की। उसने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना दिया कि मतलब हिंदू अपने उपासना स्थलों को पाने का कोई प्रयास ही नहीं करें। तो सबसे बड़ा अपराधी नरसिंह राव है ना, जिसको बड़ा श्रेय देते हैं कुछ लोग, क्योंकि वो डर के मारे सो गया था जिस समय ढांचा ढह रहा था। तो एक कायर व्यक्ति चुपचाप सो गया, तो इसी को बड़ा भारी मान लिया। हाँ, उसने बड़ा मदद किया। ठीक है, किया।
कायर भी मदद, युद्ध में विजय में कायर मदद करते हैं। तो इन्होंने जो राम मंदिर आंदोलन चलाया उससे भारत की जनता ने आशीर्वाद दिया, सत्ता में आ गए। विचार तो इन्होंने कोई वैचारिक युद्ध नहीं लड़ा है आज तक, वैचारिक युद्ध हो ही नहीं रहा भारत में। वैचारिक युद्ध तब होगा जब आप इस व्यवस्था पर ही सवाल उठाएं कि ये कहाँ से चल रहा सिस्टम, हिंदू धर्म की रक्षा क्यों नहीं हो रही आदि। तो ये सोनिया गांधी को जब खुला अवसर मिल गया तो उसने हिंदू धर्म के नाश की पूरी योजना बना ली और वो सांप्रदायिकता विरोधी बिल ले आई, जिसमें ये प्रावधान था कि कहीं भी दंगा हो तो हिंदुओं को ही दोषी माना जाएगा। लक्षित हिंसा अधिनियम। हाँ, लक्षित हिंसा विधेयक जो था वो बहुत ही पापपूर्ण था, बहुत ही आपराधिक था। कायदे से भाजपा को चाहिए था कि भले वो ड्राफ्ट नहीं बना, कानून नहीं पास हुआ, उसकी सार्वजनिक बहस करके उसके लिए दंडित करती सोनिया गांधी को कि तुमने हिम्मत कैसे की। और सोनिया गांधी क्यों, जो लोग उस विधेयक के बनाने में सहयोगी थे सबकी सार्वजनिक भर्त्सना भी होनी चाहिए, केस चलाना चाहिए। यूरोप के सब देशों में तो ट्रायल चलता है, इसके बाद मुकदमे चलते हैं। संविधान की हत्या का मुकदमा चलाना चाहिए, नहीं हुआ, पता नहीं क्यों, या तो डरते होंगे, हो सकता है भाजपा बहुत ही डरपोकों की पार्टी हो या जो भी हो, मुकदमा नहीं चलाया। संविधान को नष्ट करने वालों पर कोई मुकदमा भाजपा ने आज तक नहीं चलाया, जो कि बहुत गंभीर अपराध है ना। तो सोनिया गांधी की पूरी योजना थी कि हिंदू धर्म का नाश कर दें। मनमोहन सिंह को, उससे सोनिया गांधी को अगर भारत के सेनापतियों ने मना कर दिया होगा कि हम विदेशी को अभिवादन नहीं करेंगे तो वो नहीं बनी। इससे हमारे सेनापतियों का तो आत्मगौरव प्रकट होता है, लेकिन भारत की व्यवस्था में इससे क्या फर्क पड़ा। सोनिया गांधी पीछे से और निरंकुश होकर शासन कर रही थी, जो चाह रही थी वही हो रहा था। तो ये कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं है। महत्वपूर्ण घटना है कि सोनिया गांधी के इन पापपूर्ण इरादों की भनक लगते ही भारत के सर्वसाधारण धर्मनिष्ठ हिंदू लोग, सब धर्माचार्य लोग, बड़े बड़े जो देशभक्त लोग हैं वो संगठित हो गए और उन्होंने मोदी जी को सत्ता दी। केवल भाजपा के मत्थे मोदी जी सत्ता में नहीं आए हैं, केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मत्थे भी मोदी जी सत्ता में नहीं आए हैं। भारत की समस्त धर्मप्राण जनता ने मोदी जी को सत्ता दिलाई है। हिंदू धर्म के आग्रही लोगों ने मोदी जी को सत्ता दिलाई है। ये सदा मोदी जी को भी याद रखना चाहिए, चाहे ये सौगात दें चाहे वो सौगात दें, लेकिन भूलना नहीं चाहिए। और शायद वो जानते ही हैं, मोदी जी वैसे बहुत होशियार व्यक्ति हैं। तो धर्मनिष्ठ लोगों ने पापपूर्ण धारा पर विजय पाई है, ये तो कह सकते हैं, लेकिन किसी पार्टी ने विजय नहीं पाई है। पार्टी विजय तब मानी जाएगी जब वो चिंतन करे, जब वो संविधान को का दुरुपयोग करने वालों पर अभियोग चलाए, जब वो लक्षित हिंसा वाला विधेयक है उसको तैयार करने वालों पर मुकदमे चलाए। सारे संसार में होता है, ट्रायल होते हैं। न्यूरमबर्ग जितने ट्रायल हुए हैं, अभी हिटलर के समय जो हुआ था, अभी तक मुकदमे चल रहे हैं यहूदियों के उत्पीड़न के। हिंदुओं के उत्पीड़न का तो कोई केस ही नहीं चल रहा है। जवाहरलाल से लेकर और सोनिया गांधी के समय विशेषकर जो हिंदुओं का उत्पीड़न किया गया, उस पर सार्वजनिक केस चलना चाहिए ना भाई। सार्वजनिक केस का बहुत महत्व होता है। अंग्रेजों ने सार्वजनिक केस चलाया नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज पे, उसका कितना सुंदर परिणाम हुआ। लोग जागृत हो गए और इसीलिए फिर उनको भागना पड़ा अंग्रेजों को। तो सार्वजनिक केस चलाने का बहुत उपयोग होता है, इसलिए सार्वजनिक केस चलाना चाहिए संविधान के दुरुपयोग का। तो वो जो दौर था वो बहुत ही पापपूर्ण दौर था। सोनिया गांधी जो है वो भारत की राजनीति में सबसे काला चैप्टर है, और धर्मप्राण जनता ने उसको हराकर मोदी जी को लाने का काम किया है। तो अब भाजपा के सामने स्पष्ट कर्तव्य है कि सनातन धर्म को भारत में सुदृढ़ करे, और हो सके तो शिक्षा में सनातन धर्म के शास्त्रों का, जो बड़े बड़े शास्त्र हैं, राजनीति शास्त्र है, समाज शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, धर्मशास्त्र है, इनका समावेश करे। उसके आधार पर फिर ये होगा। और अगर और ज़्यादा देशभक्ति है संघ में और भाजपा में, तो उसको चाहिए कि ऐसे विद्या केंद्र बनाए जहां महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज या चोल, चालुक्य, पांड्य, इनके शासन का अध्ययन किया जाए, हिंदू विद्या केंद्र से। और उस शासन की विधि कैसे भारत में आएगी इसका चरणबद्ध योजना बनाई जाए, ये करना चाहिए। मतलब धारा 370, श्री राम मंदिर, ट्रिपल तलाक, ये सब बहुत अच्छे काम है, अच्छे काम, बहुत अच्छे काम है। लेकिन ये अच्छे काम तो वो अलग बात है। मैंने कहा ना, ये दैनंदिन राजनीति में अच्छे काम है, लेकिन अगर राजनीतिक व्यवस्था की बात है, ये सोनिया गांधी के दौर से तो ये कई गुना अच्छे हैं भाई। वो तो एकदम काला दौर था और ये उजला दौर है, इसमें तो कोई शंका ही नहीं। आपका प्रश्न चूंकि व्यवस्था के बारे में था, इसलिए इनका उतना महत्व नहीं है। अगर सीधे दैनिक राजनीति की बात करें तो ये तो बहुत बड़े काम जो मोदी जी कर रहे हैं, बहुत बड़े काम है। दो अलग अलग प्रश्न है, एक है व्यवस्था का, राजनीतिक स्ट्रक्चर का प्रश्न,
वो अलग चलेगा, उसमें दर्शन और चिंतन की बात आएगी। एक है डे टू डे जो गवर्नेंस है, उसमें तो मोदी जी बहुत बढ़िया काम करते हैं। मुझे लगता है कि आज के हमारे कार्यक्रम में ही लोगों को दोनों चीजें मिली हैं। लगभग 2/3 भाग में हम लोगों ने जो राजनीतिक व्यवस्था का चिंतन और दर्शन है उसको हमने किया है, और उसके अलावा 1/3 भाग में थोड़ा व्यवहार की बात भी हुई है, जिससे कि लोग समझे कि किस तरीके से परिवर्तन हुए। और अब कंक्लूड करेंगे इस पूरे प्रोग्राम को तो चूंकि अमृत काल की बात भी हो रही है, विकसित भारत की बात भी हो रही है, और ये तभी होगा क्योंकि भारत को विकसित बनाना है। इसका मतलब भारत को यूरोप नहीं बनाना है, भारत को भारत ही बनाना है। और वो तभी होगा जब हिंदू विद्या केंद्र के रूप में जो आपने बात की वो सब चीजें आगे आएंगी। तो आप अगर एक दूरदर्शिता के हिसाब से देखें तो क्या देख रहे हैं कि कुछ भारत में राजनीतिक व्यवस्था का चिंतन जो है या स्वरूप जो है वो थोड़ा बदलता हुआ आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, या कुछ भी नहीं? नहीं, बहुत बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है। ये जो दौर था वो समाप्त हो गया। प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी उसके लिए बहुत सुंदर शब्द बोलती हैं, ग्रहण लग गया था भारत, भारत की राजनीति को एक ग्रहण लग गया था, भारत की प्रतिभा को, भारत के प्रकाश को। वो ग्रहण अब समाप्त हो गया है। तो अब ये सूर्योदय है, नया सूर्योदय है, नया प्रकाश है। मोदी जी उसके नए प्रकाश के प्रतिनिधि हैं। उस रूप में बहुत बड़ा परिवर्तन है। मैंने तो ये बताया व्यवस्था पे अभी काम नहीं हो रहा है, लेकिन राजनीति में तो बहुत बड़ी घटना है, बहुत ही शुभ घटना है। 2014 जो है वो भारतीय राजनीति का निर्णायक मोड़ है। एक बात और कहेंगे, लोग हिंदू समाज को, स्वयं जो शिक्षित हिंदू हैं उसके अधिकांश लोग आधुनिक विचारधारा, यूरोपीय विचारधाराओं के कारण समझते नहीं। हिंदू समाज बहुत परिपक्व समाज है, ये बहुत सोच, ये राजनीति को सबसे ज्यादा समझता है। उसके हाथ में अभी राजनीति नहीं है लेकिन समझता है। जैसे कांग्रेस, सारी बुराइयों के बावजूद कांग्रेस को क्यों टिकाए रहा हिंदू, कि भाई ये जो दूसरे लोग हैं ये तो बानर, उस तरह के हनुमान जी वाले बानर नहीं, चंचल किस्म के कलमुहे बांदर हैं। जैसे समाजवादी हैं, उत्पाती, कम्युनिस्ट हैं, ये एकदम घातक, हिंसक है ना, बलात्कारी, व्यभिचारी, अपहरणकर्ता, फिरौती मांगने वाले, हत्यारे, इनको कैसे दे दें? तो कांग्रेस को टिकाए रखा। जनसंघ कोई बड़ा शक्तिशाली संगठन नहीं बन पाई, कांग्रेस इनको मारती थी तो राजनीति में जब ये चल ही रहा है तो जनता देखती थी, बदले में आप मारिए ना, ठीक है ना। हनुमान जी ने क्या कहा था, जिन मोहि मारा तिन में मारे। कांग्रेस ने आपको मारा, ये सत्य है। कांग्रेस ने अपनी ओर से कोशिश की कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को नष्ट कर दें, भाजपा को नष्ट कर दें, उभरने न दें। तो भाजपा सत्ता में क्या कर रही है, क्यों नहीं मार रही? वही तो मैं कह रहा हूँ, मारिए कानून से। संविधान की हत्या करने वालों पर मुकदमा चलाइए, लक्षित हिंसा बिल लाने वालों पर मुकदमा चलाइए, तिब्बत दे दिया उस पर मुकदमा चलाइए ना, मरणोपरांत मुकदमा चलाइए। जैसे मरणोपरांत परमवीर चक्र प्रदान कर दिया जाता है, तो मरणोपरांत मुकदमा चलाइए, मारिए। क्योंकि कांग्रेस ने आपको मारा है तो आप मारिए अगर आप वीर हैं, अगर नहीं मारते तो आप कायर हैं। लेकिन कायर हैं तो भी अच्छे आदमी हैं, काम अच्छे कर रहे हैं। अंतिम प्रश्न गुरुजी की अपेक्षा, जब कि अगर राजनीतिक व्यवस्था आपने कहा कि ये भी बदलेगी या बदलना चाहिए इसको, या एक नए स्वरूप में आ रही है, काम बहुत अच्छे हुए हैं, तो अपेक्षा किससे? भाजपा से अपेक्षा है? केवल भाजपा से? अभी संघ से अपेक्षा है, या कुछ 2-4 व्यक्तियों के आप नाम लेना चाहेंगे कि इनसे अपेक्षा ये करके देंगे, इन्हें करना चाहिए? सबसे ज्यादा अपेक्षा भाजपा के वर्तमान नेतृत्व से है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह आदि से। ठीक है, वही करेंगे क्योंकि उन्होंने करके दिखाया है। संघ तो भावना वाली बात है, भावना का काम करती रहेगी, है ना। संघ ने कोई राजनीतिक चिंतन तो आज तक किया नहीं है, कोई भी राजनीतिक चिंतन नहीं किया, इसलिए राजनीति के संदर्भ में संघ से अपेक्षा नहीं है। भारत में हिंदू संस्कार, गुण, इनके संवर्धन के संदर्भ में संघ से अपेक्षा कि वो करता रहेगा। गुणों का संवर्धन, संस्कारों का संवर्धन, राजनीति तो संघ का काम भी नहीं है। ठीक है, तो मोदी जी से बहुत अपेक्षा है, मोदी, अमित शाह से। चलिए जी, ये बहुत सुंदर बात आपने कही है कि हिंदू हितों के, हिंदू संस्कृति के, हिंदू गुणों के संवर्धन की बात जो है वो करनी है, वो एक अलग काम चल रहा है। राजनीतिक व्यवस्था की बात करनी है, वो एक अलग काम चल रहा है। लेकिन ये दोनों मिलकर के भारत के हित की बात करते हैं, लोक कल्याण की बात करते हैं। और उस प्रश्न का उत्तर हमें समय के धारा में बहते बहते लगातार मिलेगा। तो मेरा निवेदन है हमारे सभी दर्शकों से कि आपने जो सुना है उसे सुनकर के ही मत रखिए, उसे साझा करिए लोगों के साथ में, उस पर बात करिए, चर्चा करिए। और आपके जो कमेंट्स हो, आपकी जो टिप्पणियां हो, वो लिख करके इस वीडियो के नीचे जरूर प्रेषित कीजिएगा। उसके उत्तर जो है हम लोग देने का प्रयास जरूर करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप चाहें तो हमारे चैनल की सदस्यता लेकर के, मेंबरशिप लेकर के, हमें सहयोग करके, हमें सुदृढ़ करने में, सशक्त करने में अपना योगदान
दे सकते हैं और इस तरीके की चर्चाएं लगातार हम आप तक लाते रहें, इसके लिए अपने सुझाव भी हमें अवश्य दीजिएगा। गुरुजी, आपका बहुत धन्यवाद आपके इस समय देने के लिए और एक सुंदर चर्चा के लिए। काफी कुछ ज्ञानवर्धन हुआ होगा हमारे दर्शकों का, ऐसा मुझे लगता है। नमस्कार, प्रणाम, जय हो, जय श्री राम। जय श्री राम।